study the very first chapter of class 10th, which is going to be life processes. जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस जो है वो 4 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। उसमें से ये पहला सब टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद वी हैव रेस्पिरेशन, वी हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड वी हैव एक्सक्रीशन एज वेल। तो इसी ऑर्डर में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, बट टुडे विल स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आए। मैं इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि चीजें एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, इन द लॉन्च वीडियो, कि मैं जो भी कंटेंट डिलीवर करूंगा, द कंटेंट आई विल डिलीवर इज generally starts from the very basic, and then I'll level up the chapter to the requirement of that particular chapter. So nutrition, respiration, transportation, excretion, इसके अलावे और चैप्टर्स बायोलॉजी में पढ़ने हैं, बट लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी की जो आप बुक देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस के अंदर इतने ही चैप्टर्स या इतने ही टॉपिक्स दे रखे हैं। अब आप लोग को लाइफ प्रोसेस पढ़ के ये मालूम चला या नहीं मालूम चला, लाइफ प्रोसेस को एक्चुअली में एक चैप्टर नहीं बोलना चाहिए, लाइफ प्रोसेस को एक यूनिट घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 सब चैप्टर्स के नाम पे प्रॉपर चैप्टर दे रखे हैं। जो बच्चे क्लास 7th में ठीक से पढ़ाई किए होंगे तो जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाएगा, मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द कंटेंट जो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो 7th क्लास के बच्चों को जा चुका है। न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, वी हैव रेड इन स्टैंडर्ड 7, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दीज ऑल थिंग्स वी हैव रेड इन क्लास 7। तो अगर किन्हीं ने पढ़ रखा है तो उनके लिए थोड़ा यूजफुल होगा, थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर विथ यू। आपका काम बस है कि आपको वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि ये एक वन गो में ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है, उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा नहीं अभी। जब एक दफ़ा मैं पूरा चैप्टर सही तरीके से कंप्लीट कर दूंगा तो फिर फाइनल में देखा जाएगा, तो एक वन गो वीडियो बनेगा। बट एज ऑफ नाउ जब चीज़ें हमको एकदम बेसिक से ऊपर तक ले जानी है तो आई नीड टाइम, एंड फॉर टाइम मीन्स व्हाट? टाइम मीन्स कि आई विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर चैप्टर न्यूट्रिशन इटसेल्फ इनटू 3, 4 और 5 लेक्चर्स, और तब जाकर के ये चैप्टर्स खत्म होगा। तो आई होप कि आप लोग हर एक लेक्चर को देखें, एक एक लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद उसको समझें, एंड देन फाइनली आपको मैं एश्योर करता हूं कि अगर आप लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं, कॉपी लेकर के बैठे हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू get question your board examination out of the text, out of the things that I have discussed in the classroom. It's my bet, it's my challenge to each and everyone. So be with me right from today till your board examination. I am here for you, you should be here for yourself. We both will make it happen कि आपका स्कोर इन बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत बेहतर आए, ठीक है? सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधा चैप्टर पे एंटर करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो टर्म है लाइफ प्रोसेसेस, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले हम लोग इसको ही डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, लाइफ प्रोसेसेस इट मींस व्हाट? लाइफ को चलाने वाले प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ। वी आर लिविंग, अदर ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी आउट देयर, कोई काऊ है, कोई रैट है, these all are living organisms. So why are they called living organisms? Because they are performing life processes within their body. The day जिस दिन उनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होना बंद हो गया, they will ultimately die. एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, what are the criteria do we use to decide whether anything is living or non living? The first and foremost criteria should be life processes. आपको क्या लिखना है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा है या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा है तो उसको लिविंग बोला जाएगा, और नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं? तो ये जो है ये सब लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स ही हैं। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, विच इज द सेकंड चैप्टर।
थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन, दीज ऑल कम अंडर दिस ग्रुप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। वो सारा का सारा प्रोसेसेस जो लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जरूरी होता है, उन सारे प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा इंट्रोडक्शन जो अपने लोग को पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप्स और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक के मोड्स ऑफ उसके न्यूट्रिशन के टाइप्स, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी चीजें हैं ये सब चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग सीधा का सीधा अभी जो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ा वो यहाँ लिखा हुआ है। ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, लाइफ को चलाने के लिए वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं, उन सारे प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल दीज कम अंडर लाइफ प्रोसेस। दूसरा क्राइटेरिया विच वी यूज टू डिसाइड कि हाँ कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो है अपना क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, वेदर इट इज लाइफ प्रोसेस और नॉन लाइफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इट मीन्स क्या सर? इट मीन्स कि सेलुलर लेवल से लेकर के ऑर्गन लेवल पे जो भी चीजें हो रही है, उन सारे चीजों को सम अप कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा अपना क्या? मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है किसी को डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि याद करना है यहीं से कि अपना जो मेटाबॉलिज्म है, ये पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म दो तरह के स्टेप से बना होता है। इसके अंदर एक आता है एनाबॉलिज्म एंड देन वी हैव अ कैटाबॉलिज्म। ओके, क्या है सर दोनों? पहले तो मेटाबॉलिज्म अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूर सुना होगा। बचपन से आज तक कभी ना कभी आप लोगों ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी सुना है। तो हम लोगों के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, वो दो तरह का होगा, या तो एनाबॉलिज्म या तो वो कैटाबॉलिज्म होगा। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है कि बॉडी में कोई भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, दीज स्मॉलर यूनिट्स यूनाइट टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इसी का जस्ट ऑपोजिट कि व्हेन अ बिगर मॉलिक्यूल डिवाइड्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, तो इसको कहा जाता है क्या? कैटाबॉलिज्म। इसलिए एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। और कैटाबॉलिज्म को हम लोग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इसको कह रहे हैं। एंड दिस वन यानी कैटाबॉलिज्म, दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ओके, लेट्स फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूंगा खाना हम लोगों ने खाया, वो जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो किस तरह का है? किस तरह का प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है? मेटाबॉलिज्म तो वो है, मेटाबॉलिज्म के अंदर वो किस कैटेगरी में आएगा? एनाबॉलिज्म के अंदर आएगा, कैटाबॉलिज्म के अंदर आएगा? तो आपको देखना है कि आखिर हमने जो खाना खाया वो खाने के साथ हो क्या रहा है। तो हो रहा है ये कि वो जो खाना मैंने खाया वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो रहा है। तो वो किस तरह का प्रोसेस है? तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो वंस यू नो कि प्रोसेसेस के अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज बन रहा है, फॉर एन एग्जांपल कि हम लोगों ने कंज्यूम किया फूड, वो फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पास ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज मान लो कि बॉडी को स्टोर करना है, तो वी ऑल नो कि ग्लूकोज जब कोई एनिमल बॉडी स्टोर करता है तो वो उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, सॉरी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब कोई प्लांट स्टोर करता है तो वो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टोर कैसे करता है? तो ग्लूकोज के छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जिसको प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बना रहे हैं। तो आपको ये किस तरह का मेटाबॉलिज्म है? ये है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म विच इज एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो ये है, दोनों ही प्रोसेस जो हमने बताया आपको, लेकिन दोनों किस ग्रुप का है? तो एक है एनाबॉलिज्म जहां पे चीजें बन रही है, एक है कैटाबॉलिज्म जहां पे चीजें टूट रही है। तो ये दो आपको हमेशा लिखना है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो यू विल ऑलवेज राइट, एक क्राइटेरिया है अपना लाइफ प्रोसेसेस एंड सेकंड क्राइटेरिया इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब एक चीज है कि ऑल द लाइफ प्रोसेसेस मे कम अंडर मेटाबॉलिज्म बट ऑल मेटाबॉलिज्म मे नॉट कम अंडर क्या? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज न्यूट्रिएंट्स।
अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है न्यूट्रिशन चैप्टर है। अब न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसको समझने से पहले हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स को समझना होगा। दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपने लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स विच इन हिंदी इज कॉल्ड एज पोषक तत्व, क्या है ये, कहाँ से मिलता है? तो देखो, जो भी फूड अपने लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे फूड में कोई ना कोई केमिकल प्रेजेंट होता है, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब कुछ केमिकल सब्सटेंस उसमें ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। उन सारे कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। ऑल दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are required for growth and development of a body, these all substances are considered as nutrients. यहाँ पे क्या है? Nutrients are chemical compound present in the food utilized for the growth and development of the body. ठीक है, सिंपल चीज। जैसे let's assume कि if we have consumed बिहार का staple food, अगर हम लोगों ने दाल भात और चोखा खाया है सपोज, तो दाल में क्या है? तो दाल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। भात यानी कि कुक्ड राइस ये क्या है, या पोटैटो ये क्या है? तो ये जो दोनों चीजें हैं, इन दोनों में कार्ब्स है। तो व्हेन वी आर कंज्यूमिंग फूड वी आर गेटिंग प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट, वी आर गेटिंग कार्ब्स एज अ न्यूट्रिएंट। अगर घी रहता तो वी आर गेटिंग फैट एज अ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? फूड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रहा प्रोटीन, ये रहा कार्ब्स, ये रहा फैट्स, इसके अलावा वी हैव विटामिन्स एंड व्हाट, मिनरल्स। ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स है और सब के सब किसी न किसी फूड में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन वी कंज्यूम फूड वी विल गेट द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है, हम लोग को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक न्यूट्रिएंट जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, वो जरूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको हमारा बॉडी तोड़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करता है। इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर हैविंग फूड, तो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एकदम बेसिक यूनिट में तोड़ देना, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डाइजेशन। मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना। अब मान लो कि हमने प्रोटीन कंज्यूम किया, अब प्रोटीन जब टूटेगा पूरी तरीके से तो वो किस में कन्वर्ट होगा? तो आपको याद रखना है, प्रोटीन टूटता है तो वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। ठीक है, सिमिलरली अगर कार्ब्स टूट रहा है, मतलब कार्ब्स हमने खाया और वो बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, तो या तो हम लोग को फ्रक्टोज मिलेगा या तो हम लोग को लैक्टोज मिलेगा, और जो मेन चीज है वो यहाँ लिखा नहीं है, या तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो अपने लोग का क्या है कि ग्लूकोज जो है वो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, या यूं बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट जब डिसोसिएट होता है तो ज्यादातर केसेस में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब बाकी चीजें कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटीन हम लोग को पल्सेस, दाल, हम लोग की मम्मियाँ लोग कब से जान रही है इस बात को, बचपन से लेकर के आज तक यही समझाती हैं वो लोग कि दाल खाओ, दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, फिशेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन इज अ वेजिटेरियन फूड एंड इट कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट। आप अगर 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन को कंज्यूम कर रहे हैं, यू विल गेट एट 50 to 52 ग्राम्स ऑफ क्लीन प्रोटीन। ठीक है, तो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन ये बनता है। कार्बोहाइड्रेट राइस में, शुगर में, हनी में होता है। फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स जब डिसोसिएट होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। फैट्स कहाँ होता है? तो घी में, ऑयल में, वीट में नहीं होता है, घी में होता है, ऑयल में होता है, बटर में होता है, चीज में होता है। इन सब जगहों पे फैट्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये दोनों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम लोग को मिलते हैं। वैसे तो छोटा छोटा अमाउंट में बाकी सब चीज़ों में मिलता है, बट जो अबंडेंट अमाउंट में हम लोग को मिलता है वो मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ठीक है, और इसको हम लोगों को, मतलब इसका कोई बेसिक यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ये जिस फॉर्म में होता है वो फॉर्म वैसे ही बॉडी उसी फॉर्म में इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ये खुद पहले से ही सिंपलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये रहा अपना डिस्कशन किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम में आपको फ्रूट्स दिख रहा है, वेजिटेबल्स दिख रहा है, सीरियल्स दिख रहा है, अनाज दिख रहा है। तो जो भी कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली फ्रॉम दीज फूड्स यू विल गेट न्यूट्रिएंट्स, जिसकी ज़रूरत होगी, मतलब जिसको बॉडी में यूज़ करके आपके बॉडी को डेवलप किया जाएगा।
तो ये न्यूट्रिएंट्स क्लियर है, फिर से समझिए। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह का होता है? तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन आता है जिसका फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है अमीनो एसिड है। कार्ब्स आता है जो ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। आपके पास फैट्स है, अगर वो डिसोसिएट होगा, डाइजेस्ट होगा तो अल्टीमेटली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। वाइटामिन एंड मिनरल्स को जरूरत नहीं होती है डाइजेस्ट करने की, दे आर इटसेल्फ इन दैट फॉर्म की बॉडी को उसी फॉर्म में अब्सॉर्ब कर ले। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिएंट्स। अब अपने लोग न्यूट्रिएंट्स चैप्टर जो था वो था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अब मूव करते हैं अपने लोग चैप्टर में कि सर न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखो, जो न्यूट्रिएंट्स आपने कंज्यूम करा, आपने डायरेक्टली फूड कंज्यूम करा, फूड से आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिला, उसी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी यूज कर रहा है अगर बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उसी प्रोसेस को अपने लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। सिंपल प्रोसेस है। व्हाट? न्यूट्रिशन किसको कहा जा रहा है? तो न्यूट्रिशन कहा जा रहा है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। और फूड में क्या है? तो यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट बच्चा? न्यूट्रिएंट्स। फॉर व्हाट? फॉर बॉडी का ग्रोथ एंड व्हाट? डेवलपमेंट। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को यूज करके बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराया जा रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपने लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, सिंपल। आपको अगर लंबा डेफिनेशन में नहीं जाना तो सिंपल लिखो, द यूज ऑफ फूड या द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, सिंपल इज न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिशन के अपने पास दो टाइप होते हैं। एक होता है, सदियों से इस चीज के बारे में जान रहे हैं हम लोग, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जैसे हमारी मम्मियां करती हैं। मम्मियां घर में जाती हैं, किचन में खाना बनाती हैं और खाना बना करके खुद से वो खाना बना लेती है। हम लोगों में से भी कुछ लोग बना लेते हैं, मैं नहीं बना पाता हूँ, बट कुछ लोग जो है ये कैपेबल होते हैं कि वो लोग। तो क्या जो अपना खाना खुद बना ले रहा है किचन में जाकर के, क्या वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। व्हाई सर? व्हाई? बिकॉज कि जो फूड बनना है, वो फूड जिस प्रोसेस से बनना है वो प्रोसेस होगा कौन सा? अपना फोटोसिंथेसिस। और मम्मी लोग, दीदी लोग या जो भी लोग जो खाना बना पा रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फूड बट नॉट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, रादर दे आर प्रिपेयरिंग द फूड विच कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाएगा और कौन से प्रोसेस का यूज करेगा? फोटोसिंथेसिस का यूज करेगा। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ समय बाद, बट फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा ऑटोट्रॉप्स। फॉर एन एग्जांपल, वी हैव अ प्लांट, प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाएगा और उसमें होने वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को अपने लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर है? अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि फोटोसिंथेसिस जिसमें हो रहा है वो लोग होते हैं, मतलब वैसा न्यूट्रिशन होता है दो तरह का। ठीक है, आओ ध्यान दो। एक, जब अर्थ शुरुआत में बना तो उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म थे वो इस तरह का न्यूट्रिशन यानी इस तरह का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते थे, जिसको अपने लोग बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक तो है बट एक टर्म यूज हो गया है केमो, और एक दूसरा टाइप है उसका नाम है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान से समझो इस बात को। अपने लोग न्यूट्रिशन में फूड को यूज कर रहे थे। न्यूट्रिशन का दो टाइप, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में भी फूड यूज होगा, हेटेरोट्रॉपिक में भी यूज होगा। डिफरेंस लाइज इन द मेकिंग ऑफ द फूड। इट मीन्स व्हाट? कि यूटिलाइजेशन तो दोनों कर रहा है, जो फूड बना पा रहा है वो ऑटोट्रॉपिक, जो नहीं बना पा रहा है वो हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो अब ये जो फूड बन रहा है वो फूड कैसे बनता है, इस बात पे हम लोग को डिस्कस करना है।
अब अभी अपने लोगों ने जान रखा है कि फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का वो फेमस लाइन आप लोगों को याद है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये तो हम लोगों ने सुना है। अब समझो, अगर फूड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर फूड फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये बना तो नहीं होगा, मीन्स व्हाट कि इसको किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो एनर्जी है उस एनर्जी से इसको बनाया गया होगा। अब वो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर केमिकल हुआ, फूड बन रहा है, अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे वो बन रहा है अगर वो केमिकल हुआ तो ये कहलाएगा केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और अगर ये लाइट हुआ सोर्स ऑफ एनर्जी तो वो कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मुझको लग रहा है ये चीज समझ में आ रही है। फूड बनना है सोर्स ऑफ एनर्जी, अब वो डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, वो किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फॉर दैट केमिकल अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ तो केमो ऑटोट्रॉप्स, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोला जाएगा केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर सनलाइट हुआ ऐसा तो उसको बोला जाएगा फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई है। द मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम केमिकल्स। किससे बना रहा है? केमिकल्स। कौन सा केमिकल सर? तो वी विल हैव टू रिमेंबर इट, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड and NH3 ammonia. These are the two chemicals which are prominently used in chemoautotropic nutrition. ठीक है, अब जो chemoautotropic nutrition कर रहा है उसको हम लोग chemoautotrophs बोलेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर हो रहा है वो ऑटोट्रॉप्स कहला रहा है, तो chemoautotropic होगा तो chemoautotrophs कहलाएगा। कौन है ऑर्गेनिज्म ऐसे? तो ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मीन्स व्हाट? दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जब अर्थ शुरू बना तो उस समय इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म थे वो हेट्रोट्रॉपिक थे, बाद में उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉपिक शो किया और वो भी केमोऑटोट्रॉप। इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म आया, उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसने केमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना करके सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करा है, विच इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आज आप मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो देख रहे हैं दे ऑल आर परफॉर्मिंग फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है ये? सेम चीज है, फूड बनना है, सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ सनलाइट होगा, कुछ नया नहीं है। द मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट सोलर एनर्जी, ठीक है, और जिसके अंदर ये होगा वो कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉप्स। आई होप कि ये चीजें एकदम आसान है। दीज थिंग्स आर जस्ट बेसिक थिंग्स। आप लोगों को बस एक बार पढ़ना है, एक बार लिखना है, और ये चीजें एकदम आपको ध्यान में रहेगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर खाना केमिकल के प्रेजेंस में बन रहा है, सॉरी केमिकल के यूज से बन रहा है, केमिकल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी से बन रहा है, तो वो केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और अगर लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी से बन रहा है तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? खत्म होता है। एंड नाउ वी विल इंटर द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप सीधे का सीधे कमेंट सेक्शन में डालो उसको। आई विल पर्सनली लुक आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन का एज सुन एज पॉसिबल आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो डायरेक्टली आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। चलो अब आ जाओ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चा वाली चीजें हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर क्या होता है? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है लेकिन खाना तो उसको चाहिए, तो भाई किसी दूसरे से ऑर्गेनिज्म से यूज करेगा खाना। जैसे डियर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रासेस पे डिपेंड करता है, तो डियर जो है वो ग्रास पे डिपेंड किया, तो डियर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। और प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। यहाँ पे अब ध्यान रखना है आप लोग को, एक वर्ड यूज करना है, यहाँ पे मिस है, आप लोग को लिखना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्यों लिख रहे हैं इसके लिए एक मिनट आप यहाँ दो। फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग देखो, लेट्स से कि ग्रास है, दिख रहा है? आई होप कि दिख रहा हो। ग्रास है, नहीं दिख रहा है?
विच कलर शूट्स हियर, आई गेस, चलो ये दिख रहा है। लेट से ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम करा डियर ने, डियर को कंज्यूम करा लायन ने। अब देखो ये तो हो गया भैया फोटो ऑटोट्रॉप्स या सिंपली ऑटोट्रॉप्स, ठीक। अब इस पे कौन डिपेंड कर रहा है, डियर, तो डियर हेट्रोट्रॉप हो गया। लायन किस पे डिपेंड कर रहा है, डियर पे, तो लायन भी क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप। अब ये यहाँ से डायरेक्टली डिपेंडेंट है इसके ऊपर, बट लायन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। तो हम लोग को ऐड करना है कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड तो करेगा, बट द डिपेंडेंसी मे और मे नॉट बी डायरेक्ट। इट मीन्स क्या, एक डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली और व्हाट, इनडायरेक्टली। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द सेम हियर, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ा, अब हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ेंगे। देखो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वी हैव 4 टाइप्स, पैरासिटिक मोड, सिम्बायोसिस, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। एक करके देखते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। पहले तो ये 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में होने वाला न्यूट्रिशन है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ऐसे डिपेंड करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म चला जाएगा लॉस में और इस ऑर्गेनिज्म को हो रहा होगा प्रॉफिट, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड पे इस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं कि भैया वो लंच ला रहा है, उसका लंच खा जा रहे हैं, वो कुछ भी ला रहा है उसका आप वो चीज़ कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो इट मीन्स क्या, यू आर डिपेंडेंट अपॉन समवन इन सच अ मैनर कि वो बंदा लॉस में है और तुम हमेशा किस चीज़ में हो, प्रॉफिट में हो। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मच्छर अपने बॉडी पे आ रहा है, बहुत मच्छर है हिंदुस्तान में, तो अगर मच्छर मान लो अपने बॉडी पे आ रहा है तो मच्छर क्या करेगा, हम लोग के ब्लड को शक करेगा, एंड व्हेन द मॉस्किटो सक्स द ब्लड द प्रॉफिट लाइज इन द हैंड ऑफ मॉस्किटो नॉट इन द हैंड ऑफ अस, ठीक है। हम लोग लॉस में हैं और वो रहा प्रॉफिट में। ध्यान दो, द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म इन सच अ मैनर दैट वन विच डिपेंड्स, जो डिपेंड करता है, इज इन प्रॉफिट and the other on which the organism depends is in what बच्चा, loss। एक को प्रॉफिट और दूसरे को क्या होगा, लॉस, ठीक है। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कहलाएगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ध्यान रखना है कि जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको पैरासाइट कहा जाएगा और जिसको लॉस हो रहा है उसको कहा जाएगा होस्ट। अब सर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो किस में रहा है, होस्ट में कि पैरासाइट में? ऑब्वियसली पैरासाइट में हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोग को। इधर एग्जांपल दिया हुआ है कुछ पैरासाइट्स का और कुछ इधर होस्ट का। अमरबेल ट्री पे हो, मॉस्किटो, ह्यूमन टेपवर्म, ह्यूमन लीच टेपवर्म, इट्स नॉट टोपवर्म इट्स टेपवर्म, लीच कैटल पे। तो ये सब जो है एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ठीक है। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एंड विल सी टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। ये मे बी एग्जाम वाइज उतना इंपॉर्टेंट ना हो बट ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरासाइट्स होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के, वैसे 2 अलग अलग बेसिस पे इसको चाहें तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बट हमने एक ही जगह इसको कर दिया। देखो वैसा ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या कि लेट्स से कि समवन इज रिक्वायर्ड 100 आइटम्स, ठीक है, और 100 में से 50 उसके पास खुद का है, 50 वो यूज कर ले रहा है, मतलब 50 खुद का 50 किसी से ले रहा है, तो ये कहलाएगा पार्शियल, ठीक है। अब 100 का 100 चीज के लिए किसी के पास जा रहा है तो वो कहलाएगा कंप्लीट। तो अगर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा तुम्हारा पार्शियल पैरासाइट, और कंप्लीटली डिपेंड हो रहा है तो वो कहलाएगा तुम्हारा कंप्लीट पैरासाइट। ये सिंपल चीज है। जैसे मान लो कि अभी आप लोग बच्चे हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज के लिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू आर डिपेंडेंट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। अब आपको कुछ भी चाहिए तो आपको अपने पेरेंट्स चाहिए, शर्ट चाहिए पेरेंट्स से, पेंसिल चाहिए पेरेंट्स से, पेन चाहिए पेरेंट्स से, सब्सक्रिप्शन किसी चीज़ का लेना है तो पेरेंट्स से। तो आप अभी हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन अब जब आप पढ़ लोगे अच्छा से, व्हेन यू विल गेट अ गुड काइंड ऑफ करियर ऑप्शन इन योर लाइफ, देन क्या आप अर्न करोगे तो हो सकता है कि आप अर्न करो तो आपको उस समय अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत ना हो, बट अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ की ज़रूरत है तो यू आर पार्शियली डिपेंडेंट टू योर पेरेंट्स, ओके।
तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इफ यू आर कंप्लीटली मीन्स वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज, इफ फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स इफ यू आर डिपेंडेंट अपॉन समवन, तो आप कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं उस पर। और लेट्स से कि इफ योर रिक्वायरमेंट इज 10 एंड 8 ऑफ देम इज विथ यू, ठीक है, आपको सिर्फ कितना चाहिए, 2 चाहिए, एंड फॉर 2 यू आर डिपेंडेंट अपॉन समवन एल्स, तो आप वहां पे पार्शियल पैरासिटिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडो पैरासाइट एंड एक्सो पैरासाइट। देखो सिंपल है, बॉडी के अंदर से जो जा करके आपको पैरासिटिक मोड पे रह रहा है बॉडी के अंदर, वो कहलाएगा इंडो पैरासाइट। और जो बाहर, जैसे मच्छर बाहर से हम लोगों को काट रहा है, तो ये एक्टो पैरासाइट है। बॉडी के अंदर जा करके जो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं, जैसे कि टेप वॉर्म चला जाता है, राउंड वॉर्म चला जाता है, हंगर वॉर्म चला जाता है, दीज और ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में चला जाता है और जा करके आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो आपके बॉडी में चला गया और जा करके आपके बॉडी को नुकसान कर रहा है, अब अंदर गया तो इंडो, और बाहर से अगर ये काम कर रहा है तो एक्टो, ठीक है। ये रहा पैरासाइट्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप की कितने टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉप, केमोऑटोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप के अंदर फर्स्ट टाइप हम लोगों ने अभी डिस्कस करा, विच इज पैरासाइट, parasites means parasitic mode of nutrition. The second one is symbiotic mode of nutrition. Symbiotic mode of nutrition. What is it sir? देखो यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, 2, बट व्हाट, वहां पे जो पैरासाइट में था वो एक को हो रहा था लॉस, दूसरे को हो रहा था प्रॉफिट। यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे दोनों को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है लाइकेन। यहां समझोगे आप लोग, लाइकेन से कई दफा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लाइकेन के अंदर 2 पार्टनर है, एक पार्टनर है एल्गी, दूसरा पार्टनर है फंजाई। अब जो एल्गल पार्टनर है वो क्या करता है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना। और जो फंगल पार्टनर है उसका काम है कि भैया वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करेगा एल्गी को, और साथ में उसको प्रोटेक्ट करेगा किस चीज से, तो सन, अगर सन का इफेक्ट काफी ज्यादा है तो उससे, हार्श इफेक्ट ऑफ सनलाइट से। तो क्या हो रहा है यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कि एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड वाइल फंजाई आर प्रोवाइडिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग। अब क्या होगा कि एल्गी फूड बनाएगा, फूड बनाने के बाद दोनों आपस में फूड को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। 50% फूड एल्गी के पास चला गया, 50% फूड फंजाई के पास चला गया। तो यहाँ दोनों का प्रॉफिट है, बोथ परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर दैट बोथ आर इन प्रॉफिट। तो वो है तुम्हारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सिंपली सिम्बायोसिस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ बटरफ्लाई एंड फ्लावर का दिया हुआ है। फ्लावर को देखते हैं आप लोग, फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होता है, बटरफ्लाई आता है, पॉलन ग्रेन खा लेता है, और इसी खाने के क्रम में जब वो एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पर जाता है तो पॉलिनेशन हो जाता है। फ्लावर का फायदा कि पॉलिनेशन हो गया, बटरफ्लाई का फायदा कि उसको कुछ खाने के लिए मिल गया, ठीक है। लाइकेन के बारे में मैंने डिस्कस करा, ईस्चेरिचिया कोलाई एंड ह्यूमन, इसके बारे में बताना जाना जरूरी है। हम लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन में ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया रहता है, ई कोलाई नाम का, जो हम लोग के बॉडी में रहता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। कैसे भाई, तो ये अपने बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम बॉडी को कुछ वाइटामिन भी प्रोवाइड कराता है। बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग देम शेल्टर, कि भैया एकदम मस्त घर है, जाओ वहाँ पे मस्त रहो, वैरायटी ऑफ खाना दिया जाए, कभी बिरयानी देंगे, कभी पिज्जा देंगे, कभी कुछ देंगे, आप खाते रहो, बढ़िया से रहो, मस्त। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है ई कोलाई एंड ह्यूमन, ये है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोसिस भी लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप पैरासिटिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे एंटर करेंगे, जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। और कैसे भाई, तो ये उसको कंज्यूम नहीं करता है, ध्यान रखना, यही डिफरेंस है इसमें और इसके बाद वाले होलोजोइक में। होलोजोइक में भी वो डेड चीज ही कंज्यूम कर रहा है, बट वो फूड को बॉडी के अंदर ले जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। बट यहाँ क्या है, बॉडी को फूड के अंदर ले जाया जाता है, बॉडी के बाहर एक एंजाइम रिलीज किया जाता है, एक्सो एंजाइम। फिर वो एंजाइम बाहर जो फूड है, जो भी फूड है, उस फूड को डाइजेस्ट करता है और बॉडी फिर उस फूड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एग्जाम्पल यही 2 हैं, एक है फंजाई और एक है बैक्टीरिया।
अब ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो कोई भी बायोडिग्रेडेबल कचरा आपने रोड पे फेंक दिया, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप लोग देखोगे कि वो बायोडिग्रेडेबल कचरा वहाँ पे है नहीं, कहाँ गया? तो वो बायोडिग्रेडेबल कचरा ये ऑर्गेनिजम्स ने क्या करा है, उसको डाइजेस्ट कर दिया है, तो इसलिए आपको वो दिख नहीं रहा है। इसलिए सैप्रोफाइट्स को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा सिम्बायोसिस और ये रहा आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ टाइप है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों में होता है, सिंपल चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं, बस यही है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड एंड डाइजेस्टेड विद इन द बॉडी। ठीक है, सिंपल है, डाइजेस्टेड विद इन द बॉडी यूजिंग व्हाट, इंडो एंजाइम। देखो बॉडी के अंदर कोई एंजाइम है तो वो इंडो एंजाइम, वही एंजाइम बाहर रिलीज कर दिया गया तो एक्सो एंजाइम। किस में होता है, कैटल्स, डॉग, ह्यूमंस, रैट एटसेट्रा, इन सब में ये होता है। ठीक है, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों में है। अभी 2-4 एग्जांपल आप जरूर पूछते हैं, आप लोग बताओगे। जैसे कोई अगर पूछे आपसे क्रो या वल्चर, इन लोगों में किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? दे आर कंज्यूमिंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, बट ध्यान रखना है कि ये करते तो हैं, खाते तो हैं, दे कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ स्कैवेंजर्स, लेकिन ये भी हैं आपके होलोजोइक। वाई? क्योंकि ये फूड बॉडी के अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करता है, ना कि बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सोचना है कि हाँ कोई एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है या फिर कोई दे दिया कि हाँ बताओ कि इसके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, यू विल हैव टू थिंक कि क्या हो रही है। लिविंग है, लिविंग है, एक को फायदा एक को लॉस, पैरासिटिक। लिविंग है, दोनों को फायदा, सिम्बायोसिस। लिविंग डेड है, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है एक्सो एंजाइम की मदद से, तो सैप्रोफिटिक। लिविंग डेड है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो होलोजोइक। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे ये बंदा जो है ये कंज्यूम कर रहा है द डिलीशियस बर्गर। आप लोग तो बर्गर कंज्यूम करते ही होंगे। बर्गर में अगर पूछे आपसे कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है तो आप क्या बताओगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डालो आप कि बर्गर में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में यही लास्ट टॉपिक होगा आज का, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोगों में हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाया, सिंपल प्रोसेस, इसी को बोला जाता है इंजेशन। खाना टेकिंग इन द फूड इज नोन एज व्हाट, इंजेशन। वो फूड गया आपके बॉडी में, दांत से आपने उसको डाइजेस्ट मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब वो अलग बात है कि हम लोग अपने दांत में ही खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जाएगा, एंजाइम्स वगैरह भी यूज़ करेगा, तो वो सब आएगा डाइजेशन के अंदर, जिससे कि मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ फूड में कन्वर्ट हो जाए। वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डाइजेशन होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू अब्जॉर्बेबल माइक्रो मॉलिक्यूल, बॉडी उसको अब्जॉर्ब भी कर सके, उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको डाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, इट मे बी मैकेनिकल और क्या केमिकल। जैसे हम लोगों में दांत से जो डाइजेशन हो रहा है उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, और जो केमिकल से डाइजेशन हो रहा है जैसे एंजाइम से हो रहा है उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड करेगा क्या बॉडी में, तो बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को बोलेंगे क्या, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर उस अब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी यूज करेगा अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो कहलाएगा आपका क्या, एसिमिलेशन। जो भी अब्जॉर्ब किया उसको बॉडी के फ्लूइड में यानी ब्लड में, लिम्फ में, इन सब में मिक्स किया जाएगा, तो वो कहलाएगा तुम्हारा एसिमिलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो अपने लोगों ने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, 100% डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेट से 50% 60% डाइजेस्ट हुआ, तो जो नहीं डाइजेस्ट हुआ है वो हो गया अनडाइजेस्टेड फूड। उसी को बॉडी से बाहर निकाल देने के प्रोसेस को अपने लोग कहते हैं ईजेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स। अभी है तो आगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, बट ये अपने लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस रिलेटेड चीज़ें। जस्ट टू recap what we have learned today, just 2 minutes, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है, ये सब लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर होने वाला सारा प्रोसेसेस कहलाएगा मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों आएगा। एनाबॉलिज्म में
छोटे छोटे यूनिट जुड़ के बड़ा यूनिट बनाएगा, कैटाबॉलिज्म में बड़े यूनिट टूट के छोटा यूनिट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। फूड में प्रेजेंट वो केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड, कार्ब्स का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज, मान लो ये तीनों नहीं याद कर रहे हैं तो ग्लूकोज याद करो चलेगा। फैट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। विटामिन एंड मिनरल्स का कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होता नहीं है। सोर्स आपको याद रखना है कौन सा फूड कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन से फूड में होता है। न्यूट्रिशन, फूड को यूज करने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? फॉर बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है ऑटोट्रॉपिक, जिसमें नहीं बना रहा है हेटेरोट्रॉपिक। नहीं बना रहा है तो वो डिपेंड करेगा ऑटोट्रॉप्स पर डायरेक्टली या फिर क्या इनडायरेक्टली। ऑटोट्रॉप में केमो ऑटोट्रॉप, they use chemical for photosynthesis to happen. Photoautotrop, they use light for the happening of photosynthesis. For heterotropic mode of nutrition, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, रादर दे आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको बोला जाएगा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स के 5 टाइप। पैरासिटिक मोड, ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप आराम से याद करोगे। अगर लिविंग का केस है, लिविंग का केस है, लिविंग डेड का केस है, लिविंग डेड का केस है, अगर एक को प्रॉफिट एक को लॉस, एक को प्रॉफिट एक को लॉस, पैरासिटिक, ठीक है, दोनों को प्रॉफिट, तो ये कहलाएगा तुम्हारा सिम्बायोसिस। एक लिविंग दूसरा डेड, अगर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है तो होलोजोइक, और बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है तब उसको यूज कर रहा है तो वो कहलाएगा सैप्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये 4 तरह के हेटेरोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए अपने। एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चंस रहता है तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना। और ये स्टेप है हम ही लोग के बॉडी में होने वाला। खाना खाना, इंजेशन उसको पचाना, डाइजेशन फूड को ऑब्जॉर्ब करना, ऑब्जॉर्प्शन उसको फिर मिक्स करना ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में, उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। एंड लास्ट जो नहीं डाइजेस्ट होगा उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना, इज व्हाट? ईजेशन। सो दिस इज टुडेज लेक्चर। अब आप लोगों को करना है, ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ कमी है, कोई सजेशन आपको करना है, कुछ बताना है कि हाँ ये हो सकता है ऐसा, या अच्छा है या बुरा है, तो जो भी चीज़ें आपको लग रही है इस पर्टिकुलर वीडियो में, आप इंश्योर करोगे कि आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें। इट विल हेल्प अस एंड यू एज वेल कि हम लोग मिल करके चीज़ों को इम्प्रूव करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी मिल सके। क्योंकि कंटेंट तो मुझे जितना देना है वो मैं दे रहा हूँ, बट मे बी द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, वैसे तो मैं 8 साल से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऑनलाइन सेक्शन है, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो। क्योंकि देखो गलतियाँ इंसान से होती, गलतियों को इम्प्रूव करना ये जो है रियल एसेंस होना चाहिए ह्यूमन लाइफ का। तो अगर आपको लग रहा है कि इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर इन डिलीवरिंग द कंटेंट और व्हाट्सोएवर, तो आपको क्या करना है, यू विल नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड विल इम्प्रूव माई सेल्फ सो दैट कि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो बच्चों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है देन आई एम हैप्पी, एंड इफ नॉट I will try and then I will become happy. Okay? आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, अच्छे से खाते पीते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।